समस्तीपुर का दोनों सीट एनडीए को जा रहा है। आज जो पार्ट 2 जंगल राज आया, वो पार्ट 2 जंगल राज नहीं आता। तो वहाँ पर तेजस्वी यादव जी, आप युवा हैं, आप तो कम से कम बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचिए। जब बिहार आप नहीं चला पा रहे हैं तो देश को क्या चला पाइए। और प्रिंस राज जी ही इस पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। और आज जो विनय चौधरी सर हमारे साथ हैं, जानेंगे इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। किस तरह एक इनका जन्म भूमि विभूतिपुर है, कर्म भूमि दलसिंहसराय है, और देश के सत्ता में भी, केंद्र के सत्ता में भी एक विशेष स्थान रखते हैं। विनय चौधरी सर, बहुत बहुत स्वागत है। लाखों दर्शक आपको देख रही है। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा परिचय हो जाए। सबसे पहले तो रंजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सहयोगी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परिचय विनय कुमार चौधरी, जिला अध्यक्ष समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हम थे। और माननीय सांसद आदरणीय प्रिंस राज जी के प्रतिनिधि के रूप में भी हमें कई बैठकों में जाना पड़ता है, जहां वो किसी कारण से उस बैठक में नहीं आ सकते। फिलहाल हमारा परिचय तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे आप लोग जानते होंगे, प्रिंस राज जी समस्तीपुर के सांसद हैं, और बहुत अच्छा लगा जान के। मैं भी दलसिंहसराय का हूँ, सर भी दलसिंहसराय के। प्रिंस राज जी किसी कारणवश अगर कहीं नहीं जा पाते हैं तो प्रिंस राज जी इनको टीम का कैप्टन बना के भेजते हैं, ताकि वहाँ प्रतिनिधित्व कर सके। विनय चौधरी सर, सबसे पहले चलते हैं थोड़ी सी अपनी बचपना की ओर, अपनी गांव की पगडंडी की ओर, अपने विद्यालय की ओर। तो आप भी एक समय में छात्र होंगे, और छात्र जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स में कैसे इंटरेस्ट हुई, कैसे एंट्री हुई। जी, सबसे पहले तो मैं, चूँकि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, दलसिंहसराय से 10 किलोमीटर दूर विभूतिपुर प्रखंड में राघोपुर गांव है। राघोपुर गांव में ही मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री राधाकांत चौधरी जी है। मेरे पिताजी उस क्षेत्र के बहुत बड़े सामाजिक लोगों में उनकी बहुत बड़ी गिनती है, और वो दिन रात सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। तो चूँकि मेरा बचपना उनके साथ बीता, तो हमारे घर पर जो भी उनसे मिलने के लिए, जो भी काम करवाने के लिए, जो भी मदद लेने के लिए पिताजी के पास पहुंचते थे, तो पिताजी का जो हम व्यवहार देखते थे, तो उससे ही हमें राजनीतिक प्रेरणा आया। तो चूँकि उस समय हम बच्चे थे, और तो पहले पढ़ाई करना था, तो राघोपुर हाई स्कूल से ही हमने मैट्रिक किया 88 में। ग्रेजुएशन दलसिंहसराय रामाश्रय आरवी कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन किया, और फिर हम व्यापार जगत में आए। व्यापार में भी हमें ईश्वर की असीम कृपा रही, सफलता मिला। हमें पेट्रोल पंप का व्यवसाय भी है, और उसी बीच में हमें, चूँकि दलसिंहसराय जगह से हमको बहुत ज़्यादा लगाव था। हम शुरू से ही, जब मेरा 10-11 साल उम्र था, तो उस समय से ही दलसिंहसराय से मेरा लगाव था। और ईश्वर की असीम कृपा हुई कि हम दलसिंहसराय में बस ही गए। अब तो चूँकि रहना यहाँ होता है, तो दलसिंहसराय में ही बस गए। और दलसिंहसराय में सारे सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, सब लोगों से मेरा बहुत ही अच्छा संबंध है। और रामविलास पासवान जी की विचारधारा से प्रभावित होकर सर, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सर सबसे पुरानी पार्टी CPM कांग्रेस
बीजेपी, लेकिन उन सभी पार्टी को दरकिनार करके ये लोजपा में आना, रामविलास पासवान सर का, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान सर के विचारधारा से इतना इंस्पायर होना, क्या आपको नहीं लगा जो अन्य पार्टी में भी जाना चाहिए, या इसी में जुड़ने का क्या कारण थे, क्या वजह थी? सबसे पहला नंबर तो हम आपको बताएं कि हमारे पिताजी सामाजिक कर्ता थे। विभूतिपुर में कई सारे मुखिया, प्रमुख, विधायक, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन नेताजी के रूप में मेरे पिताजी ही जाने जाते हैं। सब लोग उनको नेताजी ही, सब लोग गार्जियन मानते हैं, और मुझे सौभाग्य है कि मैं उनका लड़का हूं। तो राजनीतिक प्रेरणा तो हमें अपने परिवार पिताजी से मिला। अब रही बात, चूँकि हम लोगों का कांग्रेसी पृष्ठभूमि से ही रहे, कांग्रेसी पृष्ठभूमि से रहे, तो उस पृष्ठभूमि में रहने के बावजूद भी चूँकि रामविलास पासवान जी का विचारधारा हमें बहुत उनके ओर आकर्षित किया, प्रभावित हुए। और जब मैं उनसे प्रभावित हुआ तो जब उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया, ठीक से हमें याद नहीं है, ठीक उसी समय न्याय चक्र पत्रिका उनका निकला था, जो हमें लगता है कि समस्तीपुर जिला में पहला 10 आदमी अगर कोई होगा तो उसमें एक मैं भी हूं, विनय कुमार चौधरी, जो मेरे घर राघोपुर के पता पर आज भी वो पत्रिका मेरे घर पर आता है। तो उस पत्रिका से भी प्रभावित हुए हम, और धीरे धीरे अपने व्यापार के बाद सामाजिक कार्य में रुचि लिए। हमारी वाइफ विभूतिपुर पंचायत समिति सदस्य भी रहीं, सामाजिक न्याय कमेटी के वो अध्यक्ष भी नहीं। तो हमारा विचारधारा उससे मिलता जुलता ही रहा, क्योंकि सामाजिक न्याय से ही हम रहे। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया वो हमें आदरणीय स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी का व्यवहार, जो मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। मैं अपने आप को अपना राजनीतिक गुरु मैं उन्हें ही मानता हूँ। उनका व्यवहार इतना ज़्यादा हमको प्रभावित किया जिसको मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। आप जिस जगह पर आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक इसी जगह पर कभी वो भी यहाँ आया करते थे, आज हमारे बीच नहीं है। वो क्षति कोई भी पूरा नहीं कर सकता। उनका आज भी मैं बहुत तहे दिल से उनको याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और मैं अपने पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब स्वर्गवास हुए थे तो आप लोग बहुत टूट गए होंगे, आप लोग बिखरने की कगार पे थे। वैसे मुश्किल के घड़ी में, वैसे विकट घड़ी में आप खुद को तथा पार्टी अपने आप को किस तरह संभाली? देखिए, हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के हम लोगों के बीच से जाना, वो हमारे देश, हमारे पार्टी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए और ख़ास करके दलित समाज के लिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देश का नुकसान हुआ, पार्टी का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन देश का नुकसान हुआ, दलित साथियों का नुकसान हुआ, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों का नुकसान हुआ। और देश के पहले वो नेता थे जिन्होंने हर जाति धर्म से ऊपर उठ के देश के लिए, समाज के लिए और पार्टी के लिए काम किया। आपको याद होगा कि गरीब सवर्ण को 10% जो आज आरक्षण मिल रहा है, वो हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ही देन है। इस देश में वो मीटिंग करने के लिए गए थे तो वहाँ देखे, बोले कि वहाँ लोग सारे बिजनेस लोग बैठक में हैं, मीटिंग में हैं, और वो अपना एक फ़ोन पे बिजनेस भी कर रहे हैं और मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। तो हमारा
शौक़ है, इच्छा है कि वही चीज़ भारत में भी हो, और आज उनका वो अरमान पूरा हुआ। आज हर गरीब के हाथ में भी मोबाइल है और वो अपना काम भी करता है, रिक्शा भी चला रहा है, अपना बिजनेस भी कर रहा है, टमटम भी चला रहा है, गाड़ी भी चला रहा है और अपना रोजी रोटी भी कर रहा है, और बात भी एक दूसरे से संसर्ग में है, बात भी। सर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद पार्टी दो धुरी में बंट गई। एक तरफ चिराग पासवान जी, एक तरफ प्रिंस जी जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो राजनीतिक क्षमता आप किन में ज़्यादा देखते हैं और अगला भविष्य क्या है इस पार्टी का, कौन लीड कर सकते हैं आगे बेटर? सबसे पहला नंबर तो मैं आपको ये बताऊं कि पार्टी टूटा नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में देता हूं, लोगों को कुछ गलत सलत जानकारी हो इस मुद्दा पर है। मैं क्लियर इस बता रहा हूं कि पार्टी जब हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं रहे, उसी समय देश में बिहार में चुनाव था, आपको याद होगा। तो हमारे जो पार्टी के सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो अभी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि हमें, चूँकि भाई साहब एनडीए में थे, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब को वचन दिए थे कि मैं एनडीए में हूं और आगे एनडीए में रहूंगा, तो हम लोगों को एनडीए में मिल के ही हमें रहना है। उस पर सर, अगर भविष्य में, क्योंकि 2024 में चुनाव है, अगर चिराग पासवान जी अपना दशा और दिशा बदल के चाचा से में भी माफ़ी मांग के अगर आना चाहते हैं तो जगह है उनकी पार्टी? देखिए, आप निश्चित रूप से देखे होंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनका कईयों बयान सुने होंगे कि एनडीए में जो कोई भी आना चाह रहे हैं उनका दिल से स्वागत है, चाहे कोई भी हो। चूँकि सबसे पहला जरूरी है देश बचाना, राष्ट्र बचाना, और यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको मजबूती पहुंचाने के लिए कोई भी आदमी आ रहे हैं, उनको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, उनको स्वागत है, चाहे कोई भी हो। आवे, आज मांझी साहब आए, स्वागत है, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, स्वागत है, मुकेश साहनी जी आए, स्वागत है, जो भी लोग आए सबका स्वागत। परसों विधानसभा के सत्र में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमान तेजस्वी यादव जी बोले हैं, जो केंद्र में यानी बीजेपी में कुछ लोग हैं बैठे हुए हैं जो बिहारियों के साथ नफरत करते हैं, बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। तो इस जो उनका विषय है, ये जो वक्ता पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? तेजस्वी जी कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि आप देश की क्या बात कर रहे हैं, पहले जो बिहार की बात कीजिए ना। आप जिस वादा से अपने घोषणा पत्र में कहे थे ना कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरी सरकार बनेगी और मैं 10 लाख लोगों को पहली कलम से पहली फाइल पे पहला दिन, जी, पहले कलम से मैं नौकरी दूंगा। क्या आप नौकरी दे दिए? आज जो नौकरी कर रहे हैं बिहार सरकार में, उनको तो सही समय पर आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। जब वो अपना मांग रखते हैं तो उनको आप मारते हैं, पीटते हैं, खून खराबा कर रहे हैं। आज शिक्षकों को आपने चुनाव के समय किस तरह से बात किया था, और जब आपकी सरकार बन गई तो आज शिक्षकों के साथ आप किस तरह से बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी, आप युवा हैं, आप तो कम से कम बिहार को आगे ले जाने के बारे में सोचिए। क्यों अनाप शनाप बयान देते हैं? आज विश्व में अपने देश के प्रधानमंत्री जी का चारों तरफ विश्व में स्वागत है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा में देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। सर, अभी जो हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी
दल कभी भी बदल सकते हैं, आते हैं जाते हैं, आना जाना उनका लगा रहता है। और अभी मैं देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं खुद को प्रधानमंत्री की चेयर पे जाने की प्रयास कर रहे हैं, मतलब सारे विरोधियों को एकत्र करके चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या आपको कुछ छवि दिखती है जो प्रधानमंत्री के लायक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार में? अच्छा, एक बात बताइए सर, आप सुशासन बाबू का छवि आप पर है और आपके कैबिनेट में दागी उप मुख्यमंत्री के साथ आप काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात तो ये हो गया कि आपका सुशासन बाबू भी समाप्त, जो आप पर उपाधि लगा हुआ था वो भी समाप्त हो गया। अब आपसे बिहार सारा लोग जानता है, मैं आप ही से प्रश्न करता हूँ, क्या बिहार को जिस हिसाब से चलना चाहिए बिहार चल रहा है? जब बिहार आप नहीं चला पा रहे हैं तो देश को क्या चला पाइएगा? और तीसरी और सबसे मुख्य बात, मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उम्र दें, जो आज भारत का प्रतिष्ठा वो विश्व में बढ़ाए हैं वो बढ़ाते रहें, और अभी 10-15 साल कोई देश में प्रधानमंत्री पद का तो वैकेंसी निश्चित रूप से नहीं है, और हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको उम्र दें, आयु दें और वो देश को आगे लेके चलें। नीतीश जी बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा, और फिर भी लेकिन उनका आना जाना लगा रहता है। तो क्या चांसेस है अगर बीजेपी में आते हैं तो एनडीए में स्वागत क्यों हो? हमको लगता है कि अब एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये हमारा पर्सनल, हम आपको अपना विचार दे रहे हैं कि एनडीए में उनके लिए कोई जगह नहीं, चूँकि अब आप आके ही क्या कीजिएगा? आप अपना विश्वसनीयता इतना खराब कर चुके हैं जो आपको अब आने से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी को नीतीश कुमार जी के साथ इसलिए हैं कि उनको ये लगता है कि अगर हमारे यहाँ से ये चले जाएंगे तो बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन हमको लगता है कि एनडीए में उनका कोई जगह नहीं है। और महागठबंधन का जो पार्ट आरजेडी है, आरजेडी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गया है कि कोई वोट नीतीश जी से हमको बनने वाला नहीं है, लेकिन चूँकि सरकार में आरजेडी है तो वो अपना सरकार में रहना चाह रहा है। सरकार में रहने का एक अलग फ़ायदा है, जानते ही हैं। तो बस यही बात है, तेजस्वी जी को भी पता है कि नीतीश जी से कुछ भी वोट प्रतिशत हमारे अलायंस में बनने बिगड़ने वाला नहीं है। सर, एक तो मुख्यमंत्री में वर्तमान में श्रीमान नीतीश कुमार जी है ही हैं, उप मुख्यमंत्री जी हम तेजस्वी जी को देखते हैं, लेकिन इनके अलावा अगर एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री जी का चेहरा, आपका व्यक्तिगत विचार किसे देखते हैं आप? देखिए, एनडीए में चेहरे की कोई कमी नहीं है। हमें लगता है कि एनडीए में 100 चेहरा है जो मुख्यमंत्री का काबिलियत रखता है, लेकिन ये फैसला, ये डिसीजन जो बड़े लीडर हैं उनके स्तर पर होना है। जो कोई भी एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बिहार उनको दिल से स्वागत करेगा और तन मन धन के साथ उनके साथ रहेगा। हमें तो अभी सिर्फ एक लक्ष्य अर्जुन की तरह दिखाई दे रहा है। चूँकि मैं समस्तीपुर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ और समस्तीपुर से हमारे आदरणीय सांसद प्रिंस राज जी यहाँ के सांसद और जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हमारे पार्टी के। समस्तीपुर जिला में 2 संसदीय क्षेत्र है लोकसभा का, समस्तीपुर और उजियारपुर। तो अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ ये है कि समस्तीपुर और उजियारपुर लोकसभा का दोनों सीट यशस्वी प्रधानमंत्री के झोले में कैसे जाएं। अभी मेरा लक्ष्य, मेरे पार्टी का लक्ष्य सिर्फ यही है कि हमें दोनों सीट प्रधानमंत्री जी के झोले में देना है। और बहुत ही विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं
कि प्रधानमंत्री जी समस्तीपुर से आप निश्चिंत रहें, समस्तीपुर का दोनों सीट एनडीए को जा रहा है, आप और आपके मजबूती के लिए जा रहा है। यहाँ के जनता इस बात के लिए तैयार बैठा हुआ है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारे नेता आदरणीय जो समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। आप तो कई बार उनसे मिले भी हैं। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जितना भी गुण है वो सारा गुण प्रिंस राज जी में है, और प्रिंस राज जी ही इस पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। उनमें वो सारी काबिलियत है जो कभी हमारे स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी, रामचंद्र पासवान जी में था, वो काबिलियत हमारे प्रिंस राज जी में है। और इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। इनकी शिक्षा विदेशों में भी हुआ है। लेकिन जब वो हम लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ता से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो हम लोग का जो भाषा है कि हालचाल छे, कि कोई दिक्कत भी छे, इस तरह से बात करते हैं। हमें तो लग रहा है कि अगर कोई तीसरी अगर देखूं जो मुख्यमंत्री का चेहरा, तो मुझे प्रिंस जी में दिखता है। माननीय हमारे नीतीश कुमार जी एंड तेजस्वी जी के बाद तो कहीं ना कहीं प्रिंस जी उन सब से आगे दिखता है। निश्चित रूप से प्रिंस राज जी में वो सारी काबिलियत है जो एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, एक नेता में होना चाहिए। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि एनडीए के जो मुखिया हैं, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, कहीं न कहीं विचार अवश्य निश्चित रूप से समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी में वो काबिलियत है जो उनके बातों को वो आगे ले जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री, वो सारा उन पर फैसला है, एनडीए के लोगों के पर फैसला है। अभी तो हमें सिर्फ समस्तीपुर जिला का दोनों सीट बचाना नहीं है, वो तो बचा हुआ है, उसको प्रधानमंत्री जी के झोले में सौंपना है, डालना है। उसकी तैयारी हम सारे एनडीए के कार्यकर्ता कर लिए हैं और हर क्षेत्र में हम लोग की तैयारी हो चुकी है। जनता चुनाव का इंतजार कर रहा है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं जो इस वीडियो से, हमारा इस प्रोग्राम से काफ़ी कुछ जो वर्तमान में क्या चल रही है, आने वाला चुनाव के लेके जो चर्चाएं, सरगर्मियां तेज़ हो गई, उन पर भी बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक लेते हैं ब्रेक, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।